हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का टेलर के सारे प्रिंसिपल्स हो गए थे। अब अपन लोगों को हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहा है। उससे पहले अपन लोगों को हेनरी फ्योल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि हेनरी फ्योल थे कौन। हेनरी फ्योल है ना वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। वो फ्रेंच के थे जिन्होंने कुछ मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। हुज थ्योरीज वर कंसर्न विद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उनसे किस तरह से काम निकलवाना है, उसके रिलेटेड उनकी थ्योरीज थी। ठीक है, उन्होंने माइनिंग एकेडमी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। 19 ईयर्स में उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी के वो थोड़े टाइम बाद क्या बन गए, एमडी बन गए। ठीक है, वो एमडी रहे 1888 से लेके 1918 तक। ठीक है, उनकी जो थ्योरी थी वो प्रोडक्शन रिलेटेड थी कि प्रोडक्शन ये आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करें ताकि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके। ठीक है, फेयोल वाज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल वो फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था। कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट अपने तरीके से उन्होंने इनको नाम दिया था प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है, फेयोल ने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्निकल पार्ट होता है, एक कमर्शियल पार्ट होता है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, कमर्शियल, एक फाइनेंशियल, एक सिक्योरिटी, एक अकाउंट एंड एक मैनेजमेंट। ये पार्ट अलग अलग होता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, ये उनका इंट्रोडक्शन था। मेन तुम्हारा जो इसमें है ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में अपन लोगों को पढ़ना है। डिवीजन ऑफ वर्क को अपन स्मॉल टास्क में डिवाइड कर सकते हैं और वो टास्क जो बंदा अच्छे से करे उसको वो वर्क अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि अपन लोग एमएफए देख लेते हैं। एमएफए में कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं अच्छा करूँगी, कुछ पार्ट ऐसा है जो यशोदा दीदी अच्छा करेगी। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैं मैथ्स पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं उसमें स्पेशलिस्ट हूँ। दीदी साइंस पढ़ाते हैं, दीदी साइंस में स्पेशलिस्ट है तो दीदी वो पढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, ये डिवीजन ऑफ वर्क किया क्योंकि जो चीज़ में मैं अच्छी हूँ वो मुझे हैंडल करनी चाहिए, जो चीज़ में यशोदा दीदी अच्छी है वो यशोदा दीदी हैंडल करेगी। ओके स्टूडेंट, तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब समझ गए। एमएफए में जो हमने काम डिवाइड किया वो भी कौन सा प्रिंसिपल है, वो डिवीजन ऑफ वर्क का ही प्रिंसिपल है। उसमें क्या होता है ना, स्पेशलाइजेशन अचीव हो सकती है। क्योंकि अगर मैं साइंस पढ़ाऊंगी तो हो सकता है कि मैं यशोदा दीदी जितना परफेक्ट ना पढ़ा पाऊँ, मेरे को आता होगा, बट यशोदा दीदी उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है तो वो ज़्यादा परफेक्शन से वो पर्टिकुलर चीज़ कर पाएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है आप काम को डिवाइड कर दीजिए और वो काम जो ज़्यादा अच्छे तरीके से करे वो उस काम को उसको अलॉट कर दीजिए। आया समझ। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट टू गिव ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, किसी से काम निकलवाना, ये अथॉरिटी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना जो आपको दिया गया है। ऐसा बोला जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी है कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उसकी पावर का मिसयूज़ करेगा। और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा और अथॉरिटी बहुत कम है तो क्या होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे टास्क दिया गया है कि मुझे एक ना किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट है उसको कैसे भी करके मेरे को लेके आना है, वो प्रोजेक्ट मेरी ही कंपनी को आना चाहिए। मैं जब उसके पास प्रोजेक्ट लेने गई तो उसने बोला कि मुझे 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड चाहिए। क्रेडिट पीरियड मतलब समझते हो कि मैं पेमेंट तुमको 7 दिन बाद करूँगा। ठीक है, पर मेरी अथॉरिटी मुझे ये बोलती है कि मैं सिर्फ 40 दिन का क्रेडिट पीरियड दे सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रोजेक्ट को लेके आ, पर उसके पास उतनी अथॉरिटी ही नहीं थी। मतलब आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी पर अथॉरिटी इतनी दी नहीं। तो मैनेजमेंट ये बोलता है कि जितनी आपने अथॉरिटी दी है उतनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, या जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उतनी अथॉरिटी दीजिए तो ही टास्क कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि है ना आप 100 दिन का क्रेडिट पीरियड उसको अलाउ कर दो, नहीं यार, उसको 60 डेज़ का अलाउ करो ताकि वो उसका जो काम है आपने जो उसको दिया है प्रोजेक्ट लाने का वो कंप्लीट कर सके। आया समझ में अपन को। ठीक है, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं डिसिप्लिन पे। Discipline is the obedience of the organization rules and employment agreement which are necessary for the working of organization. Discipline मतलब जो rules and regulations बनाए गए हैं उसको follow करना और जो भी आपके agreement, employee agreement में जो conditions है उसको follow करना. According to Fayol, discipline required good superiors at all level, clean एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। क्या बोल रहे हैं, जो डिसिप्लिन है ना उसके लिए क्या चाहिए ना, जो टॉप लेवल होना चाहिए ना, बहुत अच्छा बंदा होना चाहिए, जो फेयर हो, वो डिस्क्रिमिनेटिव ना हो और अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए वो बहुत क्लियर हो तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और अगर कोई डिसिप्लिन को बोलते हैं ना फॉलो नहीं करे तो उसके लिए अगर पेनल्टीज प्रॉपर हो तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो अपने थर्ड प्रिंसिपल क्या देखा, डिसिप्लिन। फोर्थ पे आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मैं समझाती हूँ।
यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को सिर्फ एक ही बंदे से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक बंदे को 2 से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, मुझे फिनेंस टीम बोलती है कि तू 10% डिस्काउंट दे सकता है, और सेल्स टीम बोलती है नहीं 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 तू 15% डिस्काउंट दे सकता है। फिनेंस टीम तो ऑब्वियसली कम ही बोलेगी क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे 2 लोग उसको कमांड दे रहे तो उसका क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक से ज़्यादा सुपीरियर नहीं होना चाहिए। एक बार रीड कर लेते हैं। According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. If an employee gets order from 2 superior at the same time, the principle of unity of command is violated. ठीक है, he felt that if principle is violated, authority is undermined, discipline is jeopardized आएगा यहाँ पे, ठीक है, order disturbed and stability threatened। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन नहीं किया तो कन्फ्यूजन होगा, अथॉरिटी प्रॉपरली अपन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, और जो स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की वो थोड़ी सी हिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ठीक है, इसमें साथ साथ में तुम लोगों को तुम्हारी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी समझा ही रही हूँ। डिसिप्लिन का एग्जाम्पल समझाना रह गया था, मैं समझा देती हूँ। डिसिप्लिन में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे टर्म्स में लिखा हुआ था कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो वर्कर्स ओवर टाइम करेंगे बिना कोई पेमेंट मांगे, और जब कंपनी वापस रिकवर कर जाएगी तो उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये डिसिप्लिन हुआ, राइट। डिसिप्लिन में ऐसा बोला गया कि ये क्लियर टर्म्स हो गए, ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट की जहाँ पे बात आएगी वो डिसिप्लिन वाला हो गया। तो क्या टर्म्स रखे गए थे कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वर्कर्स ओवर टाइम करके कंपनी को प्रॉफिट करवाएंगे, उसके बाद कंपनी उनकी सैलरी बढ़ा देगी। इस टाइम पे दोनों को डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन रख के चलना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट को मान के चलना पड़ेगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जांपल मैं तुमको समझा चुकी हूँ। मार्केटिंग वाला 10% बोलता है, वो 5% बोलता है। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं ना, जो तुम्हारा ग्रुप है, वो ग्रुप का जो कॉमन ग्रुप है ना, जैसे कि एक है ना कार मैन्युफैक्चरिंग टीम है और एक है ना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग टीम है, दोनों के अलग अलग प्लान्स होने चाहिए, दोनों को जो डायरेक्शन दे रहा है वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों काम अलग अलग है। अगर दोनों के काम अलग अलग, प्लानिंग अलग अलग नहीं हुई या दोनों को डायरेक्शन देने वाला बंदा अलग अलग नहीं हुआ तो क्या होगा, दोनों की एक्टिविटीज़ ओवरलैप कर जाएगी। हो सकता है ये भी कुछ काम कर रहा है, ये भी कुछ काम कर रहा है, तो जो एक ग्रुप है उस एक ग्रुप की प्लानिंग और डायरेक्टिंग अलग ही जानी चाहिए। एक बार रीड कर लो। At all the unit of organization should be moving together the same objective through coordinated and focused effort. Each group of activity having the same objective must have one head and one plan. जो ग्रुप है जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, thus ensures unity of action and coordination. इस वजह से क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन रहेगा और कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। मैंने क्या बोला, जो ग्रुप का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कार वाला, ठीक है, कार वाले में 10 लोग होंगे, अब वो 10 लोगों का जो एक हेड है वो कॉमन होना चाहिए। तो क्या होगा ना, वो जो हेड है ना वो 10 लोगों को बता पाएगा कि तुमको क्या क्या काम करना है, उनका प्लान भी एक ही होना चाहिए। तो क्या हो पाएगा ना, 10 लोग जो काम कर रहे हैं ना वो सेम नहीं होगा, मतलब ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे के काम से। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जिसका गोल सेम है उसका प्लान और उसका जो बॉस है वो सेम होना चाहिए। आ गया समझ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो होता है कि सब लोगों के अपने अपने पर्पस होते हैं, बट हमेशा याद रखा जाए जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से क्या होगा, सुपीरियर होगा। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द one individual employee. According to Fayol, every worker has some individual interest for working in company and the company has its own objective. ऑब्वियसली बात है, हर एम्प्लॉय के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव होंगे, कंपनी के खुद के अपने ऑब्जेक्टिव होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कभी इंटरेस्ट दोनों का क्लैश करता है, मैंने क्या बोला, अगर कभी इन दोनों के इंटरेस्ट क्या करते हैं, क्लैश करते हैं, तो किसका इंटरेस्ट देखा जाएगा, कंपनी का इंटरेस्ट देखा जाएगा, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा। आगे अपन आते हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा बोल रहे हैं रेम्यूनरेशन जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को दो ना वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो, रेम्यूनरेशन उतना नहीं दे रहे, आप उसको उतना रेम्यूनरेशन दो जितना आप पे कर सकते हो। आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है
तो भी आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो आप कंपनी को लॉस करवा रहे हो। नहीं, आप उसको उतना दीजिए जितना इंडस्ट्री में सब लोग अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और वो आपके बजट के अंडर होना चाहिए, वो आपके बजट के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बजट के बाहर जाके अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है ना, डिसीजन मेकिंग पावर एक जन के हाथ में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप उस पावर को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे ब्रेक करके नीचे वाले लेवल को दे देते हैं। एक बार रीड करते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब एक के हाथ में सारी पावर होती है, एक के हाथ में सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वो क्या है, तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज डिस्पर्सल मतलब तोड़ना अमाउंट मोर than one person is known as decentralization। ठीक है, according to Fayol there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers retention of final authority through centralization। क्या बोल रहे हैं कि अपन लोगों को एक बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन अपन लोगों को अपने क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट को भी कुछ पावर्स डेलीगेट करनी पड़ेगी, ताकि उन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल फील हो। तो अपन को सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों फॉलो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। ये स्केलर चेन अच्छे से समझिएगा। स्केलर चेन में क्या बोलता है ना, स्केलर चेन में क्या होता है ना, हर सुपीरियर का एक और सुपीरियर होता है। मेन पर्सन तो एक ही होता है, उसके अंदर में और होता है, फिर और होते हैं, फिर और होते हैं, फिर और होते हैं। एक अपन एग्जांपल समझते हैं। सबसे बड़ा बंदा है ए, उसके नीचे आता है बी सी डी ई एफ। एक ये हैंडल करता है, एक ये लाइन हैंडल करता है ए, और दूसरी ये वाली लाइन एल एम एन ओ पी। ठीक है, अब क्या हुआ ना, ई को ओ के साथ कम्युनिकेट करना है, ई को ओ के साथ कम्युनिकेट करना है। तो कैसे होगा, ई पहले डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, फिर ए एल को बोलेगा, फिर एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा, फिर एन ओ को बोलेगा। आया समझ? ई डी को बोलेगा, फिर ऐसे इस तरह से ये स्केलर पूरी स्केल पूरी फॉलो होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन कभी भी नहीं टूट सकती। ये बंदा जो है ए, वो सीईओ है। जो लोअर लेवल वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी सीईओ के साथ कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आ सकते, उनको अपने सुपीरियर को थ्रू ही उसको वहाँ तक न्यूज़ पहुँचानी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम लोग बोलोगे यार इतना लेवल रहा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो कैसे होगा? नहीं, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो ये ई ओ को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इसको अपन बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। जब ई ओ को डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, और वो जो डिसीजन है उसको अपन डिले नहीं कर सकते, तो उसको अपन बोलते हैं गैंग प्लैंक। आया समझ? एक बार पढ़ लेते हैं स्केलर चेन क्या होता है। An organization consists of superior and subordinate, the formal lines of authority from highest to lowest। तो ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है ना, उसको अपन स्केलर चेन बोलते हैं। आया समझ स्टूडेंट्स? ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर देने वाला। ऑर्डर मतलब सही जगह वाला। ये प्रिंसिपल ये बोलता है जो इंसान है और जो मटेरियल है आपके पास, वो सही जगह पे होना चाहिए और सही टाइम पे उसको अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक बार रीड कर लेते हैं। According to Fayol, people and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency। सही टाइम पे सही इंसान सही जगह पे रहेगा तो हम एफिशिएंसी इजीली अचीव कर पाएंगे। ये प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव क्या है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। जो एक चीज़ के लिए एक प्लेस फिक्स होनी चाहिए, और वो जो फिक्स प्लेस है वो उसके लिए सही प्लेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप उसको कहीं पे भी रख दो। ऑर्डर मतलब जो इंसान जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे ही है, या जो मटेरियल जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे ही है। आया समझ? ऑर्डर का मतलब इक्विटी। ये इक्विटी मतलब क्या? ये इक्विटी शेयर नहीं नहीं नहीं, इक्विटी मतलब यहाँ पे ये कौन सा इक्विटी है? इक्विटी मतलब इक्वालिटी वाला इक्विटी है। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब सक्सेसफुल होगी जब उसका मैनेजर जो है ना वो थोड़ा काइंड होगा, जो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता होगा, एम्प्लॉयज़ को सही से ट्रीट करता होगा, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता होगा सबको डेवलप करने की। तो एक बार रीड कर लेते हैं। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एनकरेज फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ हु शुड बी ट्रीटेड फेयरली एज पॉसिबल। This principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of manager. Fayol does not rule out यूज़ ऑफ फोर्स समटाइम। ऐसा बोल रहे हैं कि फियोल ये नहीं बोलता इक्वल काम करो, काइंड ही रहो। हाँ ठीक है,
पर कभी कभी जहाँ फोर्स अप्लाई करना पड़े वहाँ पे आप फोर्स भी अप्लाई कीजिए। कोई जो बोलते हैं ना थोड़े आलसी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको काम करवाने के लिए थोड़ा डांटना भी पड़े, थोड़ा अनकाइंड भी होना पड़े तो ठीक है, बट जितना हो सके आपको काइंड रहना है, आपको फेयर रहना है। आप खुद के एडवांटेज के लिए अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करवा सकते, खुद के बेनिफिट के लिए दूसरों का नुकसान नहीं। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, ये फेवरेट डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मैनेजर को इक्वल रहना है, काइंड रहना है, पर अगर जहाँ फोर्स का यूज़ करना पड़े वो फोर्स का यूज़ भी कर सकता है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब ट्राई कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आपने हायर किया है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे, टर्नओवर नहीं हो। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। पर्सनल को आप एकदम अच्छे से आफ्टर रिगरस प्रोसीजर उसको सिलेक्ट करें, और ध्यान रखिए कि जिसको आपने सिलेक्ट किया वो कुछ फिक्स टेन्योर के लिए आपके पास रहे, वरना क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, वो 1 साल तक रहा, उसके बाद छोड़ के चला गया बिकॉज आपने उसको सही से बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो आपको नुकसान हो गया। 1 साल ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसके बाद जब एक्चुअल में वो आपको रिजल्ट देने वाला था तब तो वो छोड़ के चला गया। तो एम्प्लॉय का रिटर्न ओवर रेशियो जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास ही रहे, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनिशिएटिव मतलब आपको आपके एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना है कि वो बाहर अपने आइडियाज़ मतलब मैनेजर तक पहुंचा सके। अगर किसी के आइडिया के थ्रू आपको बेनिफिट होता है तो आपको उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब कुछ अलग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ खुद से आके मैनेजर को बताना कि आप ऐसा भी कर सकते हैं तो अपन को प्रॉफिट हो। और एक्चुअल में अगर उसके इनिशिएटिव से अपन को प्रॉफिट होता है तो अपन लोगों को उसको क्या करना चाहिए, अपन को उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। एक बार रीड कर लेते हैं। Initiative means taking the first step with self-motivation. It is thinking out of and executing the plan. Initiative should be encouraged. हमेशा initiatives को encourage करना चाहिए. A good company should have an employee suggestion system whereby initiative and suggestion which result in cost या time reduction should be rewarded. एक ना वो होना चाहिए, एक suggestion system होना चाहिए, initiative या suggestion system होना चाहिए, और वो suggestions में अगर कोई अच्छा suggestion आता है उस वजह से आपकी cost कम होती है तो अपन को उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए। आपके बुक में इसके रिलेटेड ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। लास्ट आते हैं एस्पिरिट द क्रॉप। ये एस्पिरिट द क्रॉप मतलब टीम स्पिरिट को जहाँ मोटिवेट कीजिए। क्या बोल रहे हैं, टीम स्पिरिट को मोटिवेट करिए। एक अकेला बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। जब ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होगा तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ team spirit of unity and harmony among employees. Management should promote teamwork especially in large organization because otherwise objective will be difficult to achieve. एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर ये उस टाइम पे मैनेजमेंट टीम स्पिरिट को मोटिवेट नहीं करती है तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए एस्पिरिट द क्रॉप मतलब टीम स्पिरिट को ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये तुम्हारे 14 प्रिंसिपल हो गए। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, उसके बाद इनिशिएटिव, और लास्ट क्या था, एस्पिरिट द क्रॉप। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ आ गया इतना। और अब अपन लोगों का लास्ट पार्ट बाकी है, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल एंड FW टेलर के कंसेप्ट के बीच में। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, पर्सपेक्टिव के बारे में बोला है। पर्सपेक्टिव जो अपने हेनरी फेयोल है, जो अपन ने पढ़ा, ये सारे जो इसके प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल के लिए, जबकि जो टेलर के प्रिंसिपल थे सब किसके लिए थे, ग्राउंड लेवल के लिए थे। ठीक है, जब यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फेयोल में मेंटेन है। हाँ, वो बोलता है एक के ऊपर एक ही होना चाहिए। पर क्या एक बात बताओ, ये टेलर में मेंटेन था? नहीं। याद है अपन ने टेलर में तो पढ़ा था कि फोरमैन के अंदर 8 लोग एक ही वर्कर को कमांड देते हैं, तो टेलर के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता। एप्लीकेबिलिटी, ये वाला यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और वो सिर्फ कोई जगहों पे एप्लीकेबल है। उसके बाद बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये कैसे बनते हैं, हेनरी फेयोल के पर्सनल एक्सपीरियंस से बने हैं, जबकि FW टेलर के कैसे बने, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बने हैं उनके प्रिंसिपल। उसके बाद फोकस,
इसका फोकस क्या है, ये अपन को बताइए कि टेलर वाला एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, और सॉरी फेयर वाला एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, और टेलर किसको इम्प्रूव करना चाहता है, प्रोडक्शन को। और उसके बाद पर्सनली ये क्या है, ये प्रैक्टिशनर थे, और ये क्या थे, ये एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद एक्सप्रेशन, इनका जो काम है वो किस में था, इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन में था, और इनका काम किस में था, साइंटिफिक मैनेजमेंट में था। ओके स्टूडेंट, ये अपना खत्म हुआ। ये सारे जो बॉक्सेस है ना उसको आप लोग रीड करिएगा। क्लास ओपन होने के बाद ये बॉक्सेस अपन सारे वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स बाकी है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के। मैं एक कंबाइंड सेशन ले लूँगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स और थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ का। ओके स्टूडेंट्स।